आज हमारा टॉपिक जो है वो है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिछले साल 2022 में एशिया पैसिफिक के रीजन के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जिसको एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से याद किया जाता है। लेकिन एक साल के बाद आज हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो पॉलिसी थी ये फेल हो चुकी है। इट इज़ अ डूम्ड पॉलिसी। आइए देखते हैं कि किन वजूहात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये फेल हो चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक इज़ द नेम ऑफ ए रीजन विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 48 कंट्रीज़। इसमें आता है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अमेरिका का जो हवाई स्टेट्स है वो भी आता है। यहाँ पे चाइना आता है, ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे द स्टेट ऑफ मलक्का आता है, यहाँ इंडिया आता है। इस साइड पे अफ्रीका भी उसका हिस्सा है। तो ये जो पूरा रीजन है उसके हवाले से अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी में जो चीज़ें मेंशन है इट इज़ कॉल्ड एशिया पैसिफिक पॉलिसी। द यूएस एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक पॉलिसी। तो अमेरिका की जो इंटरेस्ट है वो कभी भी परमानेंट नहीं होते। जब भी प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उसके इंटरेस्ट डिफरेंट रीजन के अंदर चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बाराक ओबामा प्रेसिडेंट था 2009 ऑनवर्ड, तो वो उसका एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पेवट तो एशिया की पॉलिसी थी बाराक ओबामा की। लेकिन जब ओबामा गए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसका ग्लोबल अफेयर में जो रोल था उन्होंने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया अमेरिका का रोल, और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तरफ सारा कंसंट्रेशन लेके आया था। लेकिन जब 2020 में फिर बाइडन आया, बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो उन्होंने कुछ इस तरह की चेंजेस की, कुछ इस तरह के हिस्टोरिक चेंजेस की अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था इसका इंडो पैसिफिक पॉलिसी। क्योंकि हमें ये पता है कि जो इंडियन ओशन है या जो एशियन कंटिनेंट है इट इज़ द कंटिनेंट एंड ओशन ऑफ 21st सेंचुरी। जितने भी आईआर और पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं वो 21st सेंचुरी को एशियन कंटिनेंट से और इंडियन ओशन से एफिलिएट करती हैं। इन द लास्ट ईयर the United States has modernized its long-standing alliances, strengthened emerging partnerships, and forged innovative links among them to meet urgent challenges from competition with China to climate change to the pandemic. अभी अमेरिका का जो challenges है, there are 3 types of challenges to America in that particular region. वो क्या है? वो कोविड-19 जो पेंडेमिक थी उसका चैलेंज था, वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, और दूसरा वो है चाइना का जो चैलेंज है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को कोप करने के लिए अमेरिका ने जो पॉलिसी बनाई है इट इज़ कॉल्ड इंडो पैसिफिक पॉलिसी। और ये किसने बनाई? बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई। कब? लास्ट ईयर। ठीक है, और लेकिन जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसका कार्डिनल प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इट इज़ नॉट क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ नॉट कोविड-19 बट इट इज़ टू इनसर्कल चाइना। सिर्फ चाइना को इनसर्कल करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए जो पॉलिसी है इट इज़ कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक। देयर आर 5 थिंग्स इन दिस इंडो पैसिफिक पॉलिसी। द वन इज़ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का मतलब ये है कि देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दिस रीजन। अंडरस्टैंड? मतलब कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर वो उसको ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका जो ईस्ट एशियन नेशंस है उसके साथ अलायंसेस बना रहा है, आसियान कंट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्वाड और आकस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बना रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको वेपन्स बहुत ज़्यादा चीपली प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे कनेक्टिविटी लेकर आ रहा है आसियान कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए, टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, क्लाइमेट चेंज के ज़रिए हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए वो ये उन आसियान कंट्रीज़ को बावर करार देता है कि द रीजन विल बिकम प्रॉस्पेरस, इट विल बिकम सिक्योर एंड इट विल बिकम रिजिलिएंट। तो ये जो 5 चीज़ें थी इट वाज कंसर्न्ड विद एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी जो लॉयड ऑस्टिन है, डिफेंस सेक्रेटरी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, उन्होंने बहुत
अजीब बात की। उन्होंने कहा कि द एशिया पैसिफिक रीजन इज़ द सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रेविटी। ये स्ट्रैटेजिक ग्रेविटी का सेंटर है। इट इज़ नॉट ओनली द सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रेविटी फॉर अमेरिका, बट इट इज़ द सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रेविटी फॉर द होल वर्ल्ड। टू क्यों सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रेविटी है? टू गैंग अप रीजनल स्टेट्स अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमने क्या करना है, इन स्टेट्स को मिलाना है, उसको यकजा करना है, ताकि हम बहुत आसानी के साथ चाइना को काउंटर कर सके, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। और अमेरिका की जो ग्लोबल रोल है वो उस रीजन के अंदर आ जाए। वाइल ट्राइंग टू क्लेम वाशिंगटन वाज़न्ट स्प्लिटिंग द रीजन इनटू हॉस्टाइल ब्लॉक्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि चाइना जो है ना, चाइना बिलीव्स इन विन विन गेम, बट द अमेरिकन पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन ज़ीरो सम गेम। इस रीजन के अंदर, उस रीजन के अंदर कुछ स्टेट इस तरह है जो कि प्रो चाइना है, ठीक है, जो चाइना के साथ है। लेकिन अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका इन स्टेट्स को, आसियान कंट्रीज़ को स्प्लिट कर रहा है। दुनिया को लग रहा है, चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका इस रीजन के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो उसका डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तासुर दिया कि अमेरिका इज़ नॉट क्रिएटिंग अ स्प्लिट बिटवीन दी आसियान कंट्रीज़ आर दी रीजनल स्टेट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर रीजन। The Biden administration contends it doesn't want competition with China. हमें शुरू में कहा, क्या कहा हमने कि there are three challenges to the foreign policy of United States of America. One is pandemic, climate change and countering China. But यहाँ पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है कि हमारा इस तरह कोई इरादा ही नहीं है कि हम चाइना को काउंटर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। But US officials continue to accuse China of taking aggressive actions and tempting Asia-Pacific countries with a delusive gravitational pull of freedom. लेकिन वो चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना क्या एग्रेसिव एक्शन कर रहा है। एशिया पैसिफिक के अंदर वो कुछ एग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं, और फिर चाइना के एग्रेसिव स्टेप्स को काउंटर करने के लिए वो इस तरह के इंडो पैसिफिक जैसे स्ट्रैटेजीज बना रहा है। और वो ये जो इंडो पैसिफिक के जो स्टेट्स हैं वो उनको फ्री समझता ही नहीं है। वो कहता है कि दीज स्टेट्स आर नॉट फ्री, और हम उसको फ्री बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? वो कह रहा है कि उसके ऊपर जो चाइना की इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, इट इज़ अगेंस्ट द इट इज़ इन कंट्राडिक्शन ऑफ दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर वहाँ पे जो सिस्टम उन्होंने चेंज किया तो वो फ्री हो जाएंगे। विद इन दिस ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ये जो इंडो पैसिफिक की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी एक्यूज चाइना ऑफ डोमिनेटिंग द रीजन। ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो क्या कहते हैं कि यार ये जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको डोमिनेट कर रहा है। और दूसरा, यहाँ पे एक स्प्लिट बना रहा है। स्प्लिट तो असल में अमेरिका क्रिएट कर रहा है आसियान कंट्रीज़ के एमंग, लेकिन वो ब्लेम किसको करते हैं? चाइना को, कि ये अमेरिका और अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है, जो एलाइज है, उनके दरमियान एक स्प्लिट चाइना क्रिएट कर रहा है, एन एक्सटेंडिंग चाइना इन्फ्लुएंस। और वो कह रहा है कि यार ये जो स्प्लिट की वजह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ा रहा है। वो रीजन कौन कौन से है? वो कह रहा है कि वो है ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें ईस्ट चाइना सी वगैरह आती हैं, ठीक है, एंड द वेस्टर्न पैसिफिक, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो हमने उस स्लाइड में देखा। वाइल इट सेल्फ कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज अराउंड सेंसिटिव रीजनल वाटर्स वे। हमने न्यूज़ में कभी ये नहीं सुना कि चाइना ने एक मिलिट्री जो है ना एक्सरसाइज की, लेकिन हम ये बार बार सुनते हैं कि जापान ने, अमेरिका ने और इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, जो मालाबार एक्सरसाइजेज, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो कभी मतलब कि उनकी जो सेंग है दैट इज़ कंट्राडिक्टरी विद देयर एक्शंस। अभी चूँकि उन्होंने ये एक तासुर क्रिएट किया हुआ है, ये एक सेंग है कि अगर आप ये बावर करना चाहते कि एक झूठ को आप सच बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस झूठ को बहुत एतमाद के साथ बार बार बोलना है, ठीक है। तो अमेरिका ने भी इस झूठ को इतने एतमाद के साथ बोला है कि जो आसियान कंट्रीज़ है दे आर नॉट फ्री,
दे नीड इंडिपेंडेंस, दे नीड फ्रीडम। तो वो क्या है? एन एक्सप्लिसिट इंटेंट इज टू रियली allies under pretense of deterrence and protection against China। उन्होंने चाइना को विलन बनाया, उन्होंने चाइना को एग्रेसर बनाया थ्रू देयर मीडियाज आउटलेट्स, और फिर आसियान कंट्रीज़ को ये बावर कराना चाहा कि हम क्या डेटर्नेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको चाइना से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंटेनिंग बीजिंग्स राइज एंड रीइंस्टेट यूएस रोल एज वर्ल्ड्स सोल सुपर पावर। लेकिन वो चाइना को काउंट करना चाहते हैं, और जो अमेरिका का रिसीडिंग पावर है वो उसको दोबारा रीइंस्टेट करने की चक्कर में है। जापान की एक एग्जांपल लेते हैं। जापान जो है ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने उसको डिवास्टेट किया। दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुए हैं। लेकिन चूँकि जापान इज़ अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे हमें कुछ हाइपोक्रेसी नज़र आती है कि एक तरफ जो कि चाइना डिफेंस एक्सपेंडिचर उसके इतने नहीं है, फिर भी उसको एज एन एग्रेसर और एज ए थ्रेट टू द रीजन्स हाईलाइट किया जा रहा है। जबकि जापान जो कि जापान क्या कर रहा है कि जापान मेजर शिफ्ट फ्रॉम अ पेसिफिस्ट नेशन टू अ मेनेसिंग फोर्स। जापान जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो पहले एक इतना डिफेंस के ऊपर उसके इतने एक्सपेंडिचर नहीं थी, अब वो एक मेनेसिंग फोर्स बना हुआ है रीजन के अंदर। सिंगलिंग द बिगेस्ट मिलिट्री पोस्चर सिंस वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने मिलिट्री की जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही हद तक बढ़ा गए हैं। इज़ वेलकम एंड प्रेज्ड। जापान की तारीफ की जा रही है, उसको सराहा जा रहा है, बिकॉज एन अनप्रेसिडेंटेड डिफेंस बजट इंक्रीज विल बूस्ट आर्म्स प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट द यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो अगर ये जो जापान है, इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वाड, ठीक है, और क्वाड इज़ डिज़ाइन टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन, तो इसलिए उसको की तारीफ़ें की जा रही है, और उसका बराह रास्त फ़ायदा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है दुनिया में क्यों टॉप पे जा रही है? क्योंकि वो पहले क्या करते हैं, वार्स को क्रिएट करते हैं, फिर इन वार्स के ज़रिए अपनी जो वेपन्स है उसको सेल आउट करते हैं। दुनिया में अभी तक कभी भी जंग ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 हुआ, तो वर्ल्ड वार 1 में तो अमेरिका इतना पावरफुल था नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका वाज द बिगेस्ट वेपन सप्लायर। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुआ, वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने कोल्ड वार जैसे फिनोमेना को क्रिएट किया, फिर भी मुख्तलिफ तरह के ममालिक को वो वेपन्स प्रोवाइड करते थे। जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ और हटिंगटन और फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि देयर इज़ नो सच वार, और अब उन्होंने जो कहा कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन इन द एंड ऑफ हिस्ट्री, तो फिर अमेरिका ने कहा कि एक और वार क्रिएट करते हैं। उन्होंने टेररिज्म के ऊपर द वार ऑन टेरर क्रिएट किया, फिर भी मुख्तलिफ ममालिक को उन्होंने असलहे प्रोवाइड किए, और आजकल चूँकि और कुछ वार ऑन टेरर भी ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने एक नया वार शुरू किया है जो कि क्या है, इट इज़ अगेंस्ट चाइना, इट इज़ टू काउंटर चाइना। और वो कैसे करेंगे? वो मुख्तलिफ तरह के ममालिक को अपने साथ मिलाएंगे, कुछ को चाइना का एनिमी पोर्ट्रे करेंगे किसी, और इन ममालिक के अंदर चाइना के लिए हेट्रेड क्रिएट किया जाएगा, और फिर उन ममालिक को वेपन्स की सप्लाई की जाएगी, जैसा कि जापान से हमें ज़ाहिर है। अभी अमेरिका की हाइपोक्रेसी का थोड़ा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अमेरिका की इस रीजन में अमेरिका एक थ्रेट है रीजन के लिए या चाइना। अभी चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है 2023 के अंदर वो है $224 बिलियन, कितना, $224 बिलियन, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो है $1.7 ट्रिलियन। अब ये देखते हैं कि आया अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो फिर भी $1.7 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, डिफेंस के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इसलिए कर रहा है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, वो दुनिया के ऊपर अपनी ग्लोबल हेजोमनी को मेंटेन करना चाहता है। अभी तक हमने ये नहीं सुना कि कभी चाइना ने एग्रेशन की। हमेशा एग्रेशंस को एवर करता है चाइना, डिपेंड करता है, चाइना इज़ ऑलवेज अ डिफेंसिव फोर्स। लेकिन जो अमेरिका के डिज़ाइन है उस रीजन के अंदर वो क्या है, विच इज़ अमेरिकन डिज़ाइन which focuses on executing aggressive military plans and operations। अमेरिका के प्लान इस रीजन के अंदर क्या है, वो एग्रेसिव है, वो कुछ एग्रेसिव मिलिट्री प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहता है। इन एडिशन अमेरिका इज़ अ कंसिस्टेंट थ्रेट टू द रीजन्स पीस एंड स्टेबिलिटी। अमेरिका
दुनिया के पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट है, ये चाइना थ्रेट नहीं है। क्योंकि चाइना का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, चेयरमैन माओ जेडोंग और जो उसका जो 1979 के अंदर जो उसका नया प्राइम मिनिस्टर आया, उन सब का जो मेन गोल है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। और ये नेपोलियन ने भी कहा था कि चाइना इज़ अ स्लीपिंग जायंट, व्हेन इट विल वेक अप इट विल डिवोर द होल वर्ल्ड। तो अभी भी चाइना दुनिया के अंदर जंगों के लिए, एग्रेशन के लिए अभी एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा, बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका इज़ कंसिस्टेंटली playing a devastating and threatening role in this region. वो किस तरह पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट है? द रीज़न इज़ उसका इस रीजन के अंदर सबसे लार्जेस्ट एविएशन फोर्स है। एशिया पैसिफिक के अंदर जितने भी कंट्रीज है उसमें जो एविएशन फोर्स है, तो सबसे लार्जेस्ट किस कंट्री की है, वो है अमेरिका की। और उसकी सिर्फ उसके स्टॉक फाइल को नहीं देखते कि यार वो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन फोर्स है यहाँ पे, अगर हम उसकी जो वेपन्स है उसको देखें तो वो भी हाईली मॉडर्नाइज्ड है। वो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन्स के मॉडल यूज़ कर रहा है इस रीजन के अंदर। तो आया इस रीजन के जो कि ये तो नेबरहुड है चाइना का, तो अमेरिका का इस रीजन के अंदर इतना हैवी मिलिट्री बिल्डअप और आसियान कंट्रीज़ के दरमियान स्प्लिट डालना, वो क्या है, वो पीस एंड स्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, ठीक है, उन्होंने लास्ट ईयर ये कहा था, ये उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें दुनिया के अंदर जो है ना 3 लाइट हाउसेज ऑफ लिबर्टी बनाने हैं। वी आर सपोज टू मेक 3 लाइट हाउस ऑफ लिबर्टी। वो कहाँ है, उन्होंने जो लाइट हाउस ऑफ लिबर्टी नंबर 1 जो है वो है इसराइल, दूसरा है चाइना ताइवान, ठीक है, दूसरा है यूक्रेन। इन 3 ममालिक के अंदर वो लाइट हाउसेज ऑफ लिबर्टी बनाना चाहते हैं। द हब्स ऑफ न्यूज़, लाइट हाउस ऑफ लिबर्टी क्या है? द लाइट हाउस ऑफ लिबर्टी आर एक्चुअली हब्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया एंड यूरोप। वो एक सिक्योरिटी की बिल्डअप कराना चाहते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के पैशंस बनाना चाहता है ताकि वहाँ पे यूएस की प्रेजेंस क्या हो और मजबूत हो जाए, ठीक है। इसराइल में अगर if America wants its presence in Middle Eastern region, it will be through Israel। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है आजकल, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, वो किस का है, वो यूएस और इसराइल का है। दूसरा ताइवान का जो टसल चल रहा है, तो जितने भी स्कॉलर्स हैं, मियर शीमर्स हो गए, वो क्या कहते हैं कि ताइवान इज़ अ टेस्टिंग केस पर यूएस ग्लोबल हेजोमनी। अगर ताइवान को डिपेंड किया गया अमेरिका के ज़रिए तो उसकी जो ग्लोबल हेजोमोनिक रोल है वो बरकरार रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे चाइना ने ताइवान को अपने साथ मिला लिया, एनेक्स कर दिया, तो ये इट विल बी द फाइनल नेल इन द डेथ ऑफ अमेरिका। दूसरा है यूक्रेन, ठीक है, तो वो यूक्रेन को किससे आज़ाद कराना चाहते हैं, वो उसको क्यों लाइट हाउस ऑफ लिबर्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि रशिया इज़ अ थ्रेट टू यूक्रेन, ठीक है। तो इन 3 ममालिक में के ज़रिए वो दुनिया के 3 रीजन्स को अपने कंट्रोल के अंदर लेके आना चाहता है। वो पहले क्या करेंगे, उसके वो जहाँ पे जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्डअप करेगा उसको पहले नेटो के साथ मिलाएगा। जैसा कि यूक्रेन की क्राइसिस का मेन रीज़न क्या है, अमेरिका ने उसको इंसाइट किया कि यू आर सपोज टू बिकम द पार्ट ऑफ नेटो, यूक्रेन इज़ सपोज टू बिकम द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और इस नेटो का पार्ट बनाने की वजह से अमेरिका ने क्या कर दिया, एक वार क्रिएट किया। नाउ द वार इज़ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और फिर इस नेटो को क्या करेगा, उसको and the new and expanded security framework of Asia Pacific to form a global alliance for freedom। और फिर ये जो एशिया पैसिफिक की उसकी स्ट्रैटेजी है उसको नेटो के साथ लिंक करके एक ग्लोबल अलायंस फॉर फ्रीडम बनाएगा, ठीक है। एंड द ग्लोबल अलायंस फॉर फ्रीडम विल बी लेड बाय अमेरिका। लेकिन इसमें दुनिया को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। द मेन फोकस इज़ टू काउंटर चाइना एंड द मेन फोकस इज़ टू मेंटेन द ग्लोबल हेजेमोनिक रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अभी माइक पोम्पियो ने जो कहा, आया ये उसका स्टेट पॉलिसी है या वो हकीकत में इस तरह करना चाहते हैं? तो अभी तक जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है
उन्होंने उसको एंडोर्स नहीं किया, इट इज़ नॉट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेकिन वो ही एज अ स्टेट्समैन, ही इज़ द पार्ट ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशंस, ये चीज़ें तो डिस्कस की गई थी और इसके कुछ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वो कौन से बेनिफिट्स है? एक, जो यूरोप की सिक्योरिटी डिपेंडेंस पहले थी ना, वो अमेरिका के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि यूरोप खुद एक एज ए रीजन्स ग्रो कर रहा था, यूरोप खुद एज एन ऑटोनोमस रीजन ग्रो कर रहा था, चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस थी, क्योंकि यूरोप का जो इन्हिसार है गैस के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, वो चाइना और रशिया के ऊपर है। लेकिन उन्होंने जो यूक्रेन और इस तरह के रीजन्स के लिबर्टी हाउसेस बनाने की जो बात की, तो यूरोप ने अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को बढ़ाया। अभी देखें ना, जो यूके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, दे आर हाईली अलाइंड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दे आर नाउ मच मोर डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज कम्पेयर टू द लास्ट डिकेड। ठीक है। दूसरा, ये जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस को उसको क्रिएट किया गया है। ये जो अमेरिका का एक स्कॉलर है जॉन मीयर, उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन क्राइसिस है ये अमेरिका ने बनाए हैं, अमेरिका इज़ द सोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग यूक्रेन क्राइसिस। लेकिन वो यूक्रेन क्राइसिस अमेरिका ने क्यों क्रिएट किए? एक बात थी ताकि उसकी वेपन्स की सेल हो। दूसरी, वेपन्स की सेल कैसे कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाए हुए हैं जो कि कुछ ऑब्सोलीट हो गए हैं, कुछ बहुत पुराने हो गए जो कि अभी इस वक्त इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो उन्होंने उसको सेल आउट करने के लिए यूक्रेन क्राइसिस जैसे इवेंट्स को क्रिएट किए। अब वो जो एड दे रहा है ना, तो वो एक तो अपने सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे कर रहा है कि हम यूक्रेन की और यूरोप की मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उन वेपन्स को दे रहा है जो अभी अमेरिकन के यूज़ के है ही नहीं। दूसरा, वो अमेरिका और यूरोप दूसरे कंट्रीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे ट्रम्प के एरा में, नेटो के साथ हुए थे, WHO के साथ हुए थे, तो उन रिलेशनशिप को वो बहाल करना चाहता है यूक्रेन क्राइसिस के ज़रिए। ठीक है। टू मेन इट्स ट्रेड रिलेशन विद इट्स पार्टनर्स इन एशिया पैसिफिक मीन जापान। ठीक है, जापान हो गया और ये आसियान कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। Washington is doing so by stoking tensions and increasing arms sales to regional states, as well as reinvigorating four-nation Quad and trilateral AUKUS alliances, not just to encircle China but to impose its leadership on region. ये वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि वो इस रीजन के अंदर टेंशंस को क्रिएट करे, ठीक है, और अपनी जो वेपन्स की सेल है उसको बढ़ाएं, जो कि मैंने पहले भी बताया। दूसरा, वो क्या करे, वो जो एक क्वाड्रिलेटरल अलायंस है क्वाड, जिसमें जापान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें अमेरिका है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जो कंट्रीज़ है ना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन्स, तो वो उसके रोल को उसको रीइन्विगोरेट करना चाहते हैं। और दूसरा जो आकस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, अमेरिका, तो वो ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक का पार्ट है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या होगा, उसकी इन्फ्लुएंस जो है इंडो पैसिफिक के ऊपर बढ़ेगी और रूस का जो कार्डिनल गोल है टू काउंटर चाइना, वो अचीव हो जाएगा। लेकिन इन सब का जो आकस का लीडर कौन है? इंडिया इज़ नॉट द लीडर ऑफ क्वाड, इंडिया इज़ नॉट दूसरा जो आकस में ऑस्ट्रेलिया और यूके आर नॉट द लीडर्स। एक्चुअली क्वाड एंड आकस शोज द एनहेंस लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द होल वर्ल्ड। आकस जो कर रहा है वो अमेरिका की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। क्वाड जो कर रहा है, क्वाड को चाइना ने क्या कहा? क्वाड को चाइना ने कहा कि इट इज़ एन एशियन नेटो, और इंडिया बहुत हेसिटेंट था, वो क्वाड को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने उसको कन्विंस किया और उन्होंने क्वाड को ज्वाइन किया, ठीक है। अभी तक अमेरिका जो कर रहा था, वो चाइना की इन्फ्लुएंस को दुनिया में ख़त्म करना चाहता था। वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को एज ए एग्रेसर शो करके चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ उसके बरअक्स है। चाइना जो है ना, वक्त गुजरने के साथ साथ और ही पावरफुल होता जा रहा है। चाइना की इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रहा है। न सिर्फ एशिया पैसिफिक के अंदर चाइना का एक होल्ड बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना की जो है ना, चाइना की BRI जैसे प्रोजेक्ट्स की
जो तारीफ़ें की जा रही है। Yet the strategy is backfiring, जो हमने कहा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था, द डूम्स यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्ट्रैटेजी है ये खुद अमेरिका के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। चाइना इमर्जेंस एज अ पीस ब्रोकर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इज शेटरिंग अमेरिकाज ग्रेट प्लान। अभी मिडल ईस्ट में इसराइल के ज़रिए मिडल ईस्ट को लाइट हाउस ऑफ लिबर्टी बनाने का प्लान क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि चाइना ने क्या कर दिया कि सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, जो कि आज राइवल थे, सदियों से राइवल्स है, सदियों से नहीं डिकेड से राइवल्स हैं, तो उनके दरमियान एक पीस डील कर दिया। ये पीस डील किसको करना चाहिए था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को करना चाहिए था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज एंड इज़ द ग्लोबल लीडर। बट ये काम किसने किया? चाइना ने किया। तो चाइना की जो सॉफ्ट पावर थी वो और बढ़ गई, और उसका जो इमेज था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो और एनहेंस हो गया। द यूएस अटेम्प्ट टू यूज़ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज ए कंडुइट टू रिस्टोर इट्स ग्लोबल हेजेमनी इज चैलेंज्ड। यूक्रेन को वो किस लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसका जो फ्रेड रिलेशंस है एशिया पैसिफिक रीजन्स के ममालिक के साथ, वो उसको रिस्टोर कर सके, यूक्रेन क्राइसिस को एज ए कंडुइट, एज ए पाइप यूज़ करे। लेकिन हुआ उसके बरक्स है, क्योंकि उस रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर, कुछ इस तरह के रीजन्स हैं जिन्होंने, जो कि पावरफुल है, जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि वेल्थी है, उन्होंने क्या कर, वो उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन किया, उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान भी है, उन्होंने भी अमेरिका का उसको सपोर्ट नहीं किया। हाल दो पाकिस्तान इज़ नॉट दैट मच वेल्थी, नॉट टू मच democratic and not too much autonomous, but still Imran Khan said that we are partner in peace but not in conflict. Same was portrayed by many other countries in the world. दूसरा है, ये जो रीजनल कंट्रीज आर कंसर्न फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। अमेरिका के जो इंटरेस्ट है, दीज आर नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका अपने लिए सोचता है, वो तुसीडाइड ट्रैप का शिकार है। अमेरिका उस पास की ग्लोरी को याद कर रहा है। वो 2001 के जो ईयर्स है, 2001 से लेकर 9 तक, 1991 से जो ऑनवर्ड 2 डिकेड्स का दौर है, अमेरिका वो याद करता है अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए, जबकि दुनिया के ममालिक अपने डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, वो अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। Given that regional organizations such as Association of Southeast Asian Nations, जो आसियान की 11 कंट्रीज़ का अलायंस है ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और जो अफ्रीकन यूनियन है, ये क्या है, आर फोकस ऑन रीजनल डेवलपमेंट, वो रीजनल डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है, रदर देन कैचिंग फेवर ऑफ यूएस फिक्सेशन विद चाइना। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो बुहार हुआ है चाइना को काउंटर करने का, तो वो उनको ये बुहार नहीं लग रहा। उसको जो बुहार लगा है वो है उसकी अपनी डेवलपमेंट का लगा है। वो ख़ुद ग्रो करना चाहता है, वो ख़ुद अपने लोगों की डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। Fiction with China, other Asia Pacific states will be cautious of allying too closely with Washington, and many pursue an independent foreign policy. जो एशिया पैसिफिक के जो आसियान और दूसरे कंट्रीज है, वो भी बहुत ही ज़्यादा काशिश है, और वो जो अमेरिका का जो ट्रैप है, जिसमें वो उसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके चाइना के साथ उसकी लड़ाई चाहता है, तो वो कंट्रीज़ अमेरिका के इस ट्रैप का हिस्सा बनने वाले नहीं है। जो चाइना इज़ एन एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल क्लेम बाय माइक गैलेगर। ये जो माइक गैलेगर है, हु इज़ माइक गैलेगर? ये चेयरमैन है ऑफ द हाउस ऑफ चाइना टास्क फोर्स। ये अमेरिका के अंदर एक चाइना टास्क फोर्स के नाम से एक ग्रुप है, मेंबर्स हैं, जिसका चेयरमैन है माइक गैलेगर। उन्होंने कहा कि our goal of countering China must continue because this struggle is an existential. Because if we are continuing to counter China, then if we become successful, then our global supremacy will remain. अगर हमने स्ट्रगल को छोड़ा तो हम क्या हो जाएंगे? China will become the global power and America will become something minor to that of China. ठीक है।
तो वो इस स्ट्रगल को इसलिए करा रहा है क्योंकि ये तो उसके लिए एक एग्जिस्टेंस का इशू बना हुआ है। लेकिन इसका जो मूड ऑफ थिंकिंग है माइक गैलेगर का, ये मिसगाइडेड भी है और ये रिस्की भी है। क्यों? द कमिटी फॉर्ज आउट ऑफ पेरोनिया एंड हिस्टेरिया which tends to get locked into groupthink and xenophobic mindset as the US actively seeks to contain China and derail its technological progress। अब ये जो कमिटी है, हाउस चाइना टास्क फोर्स की जो कमिटी है, ये कुछ इस तरह के डिसीजन लेने पे मजबूर हो गए हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप थिंक। व्हाट इज़ मेन बाय ग्रुप थिंक? ग्रुप थिंक का मतलब ये है जब वो मेंबर जो ग्रुप का हिस्सा हो, लेकिन वो कुछ इस तरह के डिसीजन लेते हैं जो कि नॉन रेशनल हो, जो जब वो उसके जो फ्यूचर के इम्पैक्ट से उसको मद्देनज़र नहीं रखते, कुछ टाइम बीइंग के लिए डिसीजन लेते हैं और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको इग्नोर करते हैं। तो ये उन्होंने भी ये जो उसको एज एन एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल करार दे दिया चाइना को काउंटर करने का। तो ये इस वजह से रिस्की है कि इट विल हंट बैंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक दर्द सर बनेगा। और ये जीनोफोबिक माइंडसेट ऑफ द यूएस, जीनोफोबिक इसलिए है कि वो अमेरिका के अलावा जो नेशंस है, ठीक है, वो उसको अच्छे निगाह से देखते भी नहीं, वो उसको एज ए थ्रेट कंसिडर करते हैं। अमेरिकन्स आर वेरी मच नेशनलिस्ट। ठीक है, दे एक्टिवली सीक्स टू कंटेन चाइना एंड डिरेल इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। वो चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो इसको हर हाल में कंटेन करना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना इस बात पे गया तो 2030 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इकनॉमिक पावर बन जाएगा। और बहुत से स्कॉलर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चाइना है वो अपनी मिलिट्री के ऊपर, जैसे हमें पहले देखा कि उसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बहुत कम है, लेकिन ये अमेरिका इसमें कंफ्यूज है कि अगर चाइना चाहे तो वो अपनी इस मिलिट्री जो इसकी अपनी इस इकनॉमिक पावर को मिलिट्री पावर में कन्वर्ट कर सकता है, और उसके पास तो इकनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो सही मानों में अमेरिका के लिए एक चैलेंज बन सकता है। ठीक है, दिस अप्रोच विल इनएविटेबली एस्केलेट टेंशंस बिटवीन चाइना एंड द यूएस। उसका ये जो चाइना के बारे में जो पैरानाइड थिंकिंग है, ग्रुप थिंकिंग है वगैरह है, तो ये यूएस और चाइना की जो रिलेशनशिप है उसको मज़ीद बिगाड़ेगा। ठीक है, और जो उसकी जो एंगेजमेंट हो रही है, जो हमने 2022 में बाइडन और जी जिनपिंग मिले थे, कुछ हमें ये लगा था कि यूएस चाइना की रिलेशनशिप में कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह की जो मूड ऑफ थिंकिंग है, इट इज़ रियली डिट्रीमेंटल फॉर यूएस चाइना रिलेशनशिप। अभी एक तो ये है कि माइक गैलेगर ने कहा कि काउंटरिंग चाइना इज़ एन एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल फॉर अस, लेकिन दूसरी तरफ वो जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस हो रही थी, जो थोड़े से रिवाइवल आ रहा था 2022 में जो बाली में समिट हुआ था, तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लिया एक छोटी सी इवेंट ने, जिसको हम बैलून सागा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैलून सागा में क्या हुआ कि चाइना की एक बैलून थी, ठीक है, और वो नॉलेज और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इन्होंने अमेरिका की एयर स्पेस में भेजा था। अमेरिका ने क्या कर दिया, अमेरिका ने उसको एक रॉकेट के ज़रिए उसको शूट किया। ठीक है, और फिर जो बाइडन था उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्डली ये कहा कि मैंने ये ऑर्डर दिया कि उसको गिरा दो, और फ़ौरन पेंटागन ने उसको गिरा दिया। ठीक है, तो ये एक तो ये उन्होंने किया। ठीक है, और दूसरा उन्होंने जो माइक पॉम्पियो का जो उसका एंटोनी ब्लिंकन जो उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसका चाइना का जो ट्रिप होने वाला था कमिंग मंथ्स में, उन्होंने उस छोटी सी बात के ऊपर इस विजिट को भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, दूसरा है नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑफ द यूएस क्या है? यूएस की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, जिसको हम 2022 की डिफेंस स्ट्रैटेजी हम कहते हैं, वो क्या है? वो कह रहा है कि यार दुनिया जो है, और दुनिया से उसका मुराद है चाइना।
कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे जा रहा है, मिसाइल, वेपन्स, मॉडर्नाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में वो कह रहा है कि दुनिया बहुत आगे जा रही है। तो उन्होंने ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई कि हम भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्क फोर्स डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन के ऊपर, एआई के ऊपर, डेटा के ऊपर, बिग डेटा के ऊपर, एल्गोरिथम के ज़रिए। तो उन्होंने ये एल्गोरिथम, बिग डेटा, ये उसके नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ क्लियरली सेट आउट इट्स एम्बिशन, ये जो डिफेंस स्ट्रेटजी उसका एम्बिशन है टू काउंटर चाइना, which is to implement the 2022 National Defense Strategy to tackle the pressing challenge from China। वो कह रहा है कि जो उसके 2022 की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है ये किसके लिए है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चैलेंज है। As part of this strategy, a US-led systematic campaign is underway to attribute false threats to China। इस स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा, जिसमें मैंने कहा कि एआई, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए वो चाइना के साथ फॉल्स क्लेम्स को एट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, एक कैंपेन कर रहा है, एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च की हुई है टू एट्रीब्यूट फॉल्स थ्रेट्स टू चाइना विद क्लेम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट लाइक टू बिकम वेयर पार्टिसिपेंट इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उन्होंने ये भी फॉल्स क्लेम क्रिएट की है कि जो आसियान कंट्रीज़ है वो BRI से थके हुए हैं, वो BRI का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और चाइना जो है उसको बाय फोर्स अपने साथ BRI का पार्टनर बनाने पे तुला हुआ है। अभी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को आगे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी तो आई 2022 में, फिर उन्होंने उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के स्ट्रैटेजी अपनाए, जिसका एक है द US इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क। US इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है it is actually to implement the goals which I mentioned in the first slide to ensure its Indo-Pacific strategy। अगर हमने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, अगर हमने इंडो पैसिफिक को के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर आना है तो वो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए उन्होंने दिया इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क। बट देयर इज़ अ कैच, the US Indo-Pacific Economic Framework, which means to advance the US Indo-Pacific strategy, is more up a showpiece। वो सिर्फ एक शो पीस है, ठीक है, क्या है, शो पीस है, और इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। वो कह रहा है कि हम इस रीजन की क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, डीकार्बोनाइजेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, और पीस को लेकर आएंगे, हार्मनी को लेकर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ बराए नाम है, ये शो पीस है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट कुछ और है और इस रीजन के इंटरेस्ट, एशिया पैसिफिक रीजन के इंटरेस्ट कुछ और है। फॉर इट एक्चुअली डिलीवर्स वेरी लिटल टू द रीजन की जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा कम है, स्पेशली टू आसियान कंट्रीज, ठीक है। इन कंट्रास्ट, Chinese infrastructure and development projects such as the BRI and the Global Development Initiative are lionized by regional states। उसके मुकाबले में जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है और जो उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, उसको जो रीजनल स्टेट्स हैं जैसे आसियान हो गए उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किए, जबकि जो चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया और ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, तो उनको रीजनल स्टेट ने लायनाइज किया, उसको बहुत सराहा, उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। इट इंडिकेटिंग एशिया पैसिफिक डजंट वांट टू बिकम एन एवेन्यू फॉर अ ग्रेट पावर कंपटीशन। इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है, इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि ये जो आसियान कंट्रीज़ है ये जो अमेरिका की काउंटरिंग चाइना पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन डेवलपमेंट, दे थिंक अ विन-विन गेम, दे डोंट वांट टू जस्ट रिलाई ऑन फॉक्स लाइक अमेरिका। तो अभी तक जो डिस्कशन हुई हमें तो पता, हमने शुरू के स्टार्ट में बताया कि अमेरिका क्या करना चाहता है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, वो चाइना को एज एन एग्रेसर शो करना चाहता है, वो उन्होंने चाइना के जो नेबर्स हैं उनको चाइना के खिलाफ किया। लेकिन हमें ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका की जितनी भी पॉलिसीज़ है वो एक फेलियर है। क्या है? एक फेलियर है, क्योंकि BRI
दी कॉन्टिनेंट्स का प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अमेरिका ने फॉर एग्जांपल बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का कंसेप्ट दिया तो वो फेल हो गया। अभी जो इंडो पैसिफिक नाम फ्रेमवर्क है उसका भी कुछ प्रैक्टिकल शेप हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके मुकाबले में जो BRI है और जो इकनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। एट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द US इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, अभी उसकी जो 1 साल हो गया है जो उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी फोकस रिमेन्स क्वाड एंड ऑकस। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी फोकस है वो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड है, दूसरा है ऑकस। बोथ ऑफ इट टेक फ्रिक्वेंट मेंशंस एंड स्टेट डिपार्टमेंट लेटेस्ट रिपोर्ट्स। जितनी भी स्टेट्स डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो उसकी जो रिपोर्ट है दे मेनली टॉक अबाउट क्वाड एंड ऑकस, ठीक है। बट इन साउथ ईस्ट एशिया नेशन हैव नेवर ग्रीटेड द मिलिट्री अलायंसेस विद स्केप्टिसिज्म। लेकिन जो इंडो पैसिफिक रीजन्स के स्टेट्स हैं, जो एशिया पैसिफिक के स्टेट्स हैं, उन्होंने कभी भी मिलिट्री अलायंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। दे हैव क्रिटिसाइज ऑकस, उन्होंने ऑकस को क्रिटिसाइज किया, किस लिए? फॉर इट्स प्रोपेंसिटी टू ट्रिगर आर्म्स रेसेस। आसियान कंट्रीज़ ने कहा कि जो ऑकस है ये असल में आर्म्स रेस को बढ़ा रहा है। ऑकस में क्या हुआ? ऑकस में अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कुछ न्यूक्लियर वारशिप्स देंगे, ठीक है। एंड रिमेन कंसर्न अबाउट दिस एंटी पीस एंड प्रोवोकेटिव सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। और ये आसियान कंट्रीज़ ये जो उन्होंने उन डेवलपमेंट्स को कहा कि एंटी पीस है और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस शो की। एज अ रिजल्ट द US ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज़ कंडेम टू फेलियर। और अमेरिका की जितनी भी मेहनत थी इन स्टेट्स को अपने साथ मिलाने का और इन स्टेट्स को चाइना के खिलाफ उबारने का और इंडो पैसिफिक के रीजन के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का, ये सब फेल हो गए हैं, ठीक है। और चाइना जो है वो हमें एक विनर के तौर पर नज़र आता है, हमें दुनिया में उसकी इन्फ्लुएंस नज़र आती है। और आजकल जब उन्होंने सऊदी ईरान डील को करवाया, ठीक है, जब उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस के लिए 10 पॉइंट सोल्यूशन पेश किया, जब वो अफ्रीकन जैसे कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने वेलफेयर के प्रोजेक्ट शुरू किए, जब कोविड-19 के पीरियड में जब उन्होंने मास्क और जो और प्रोटेक्टिव गेयर्स थे उनमें जब उन्होंने ममालिक को दिए, तो अंदाज़ा होता है कि चाइना की जो रोल है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारी आज का टॉपिक और आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट वेल। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ना हो, ये कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको जवाब मिलेगा। दूसरा, आप हमारा जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके अंदर हमारे सियासत के रिलेवेंट बहुत ही सारे वीडियोस और भी आएंगे इंशाल्लाह।